मैं एक गांव में स्कूल टीचर थी। जब भी मैं क्लास में जाती, एक 14 साल लड़की मुंह छुपाकर रो रही होती। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम सारा दिन क्यों रोती रहती हो। तब वो लड़की कहने लगी, टीचर, मेरे बाप ने मेरी माँ को बिना वजह ही मार दिया था और उसकी कब्र हमारे घर में है। और रोज ख्वाब में मैं उस कब्र को देखती हूँ कि उस कब्र में अम्मा के बजाय आप होती हैं। फिर मुझे अम्मा की आवाज आती है कि मैं अपनी टीचर को कहूँ कि मेरी कब्र खुदवाए। उस लड़की की बात सुनते ही मेरी जान निकलने लगी। मैंने उसी दिन मौलवी साहब को बुलाया और उसकी माँ की कब्र वापस खुदवाई। मगर ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो उस लड़की की मेरा नाम फातिमा है। मेरे नजदीकी रिश्ते बहुत अहम थे, इसलिए कुछ भी हो जाता, कोई भी मुझे जितना भी तंग करता, मैं सबको माफ कर दिया करती। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अम्मा जब मुझे देखती तो कहती, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी बहन भी कहीं होगी। और अब्बा कहते कि कैसी बातें करती हो, डॉक्टर ने खुद कहा था, बल्कि मुझे मुर्दा बच्ची भी दिखाई थी। तुम क्यों हर वक्त खुद को झूठी तसल्लियां देती रहती हो? ये क्यों मान नहीं लेती कि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं? मगर अम्मा कहती कि मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी दूसरी बेटी जिंदा है और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं उस वक्त मैट्रिक में थी। अम्मा से पूछती तो अम्मा कहती कि जब तू पैदा होने वाली थी तब डॉक्टर ने बताया कि दो जुड़वा बेटियां हैं। तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पर बहुत तलाश किया, मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी है, और जब तुम इस दुनिया में आई तो उसी डॉक्टर ने कहा कि एक बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। भला ये कैसे हो सकता है? वो झूठ बोलती है। और तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पर बहुत तलाश किया उसे, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अगर वो डॉक्टर झूठी होती तो जरूर भाग जाती, लेकिन वो भी नहीं भागी थी और ना ही वो मानी थी। बस फिर मैंने ये मान लिया कि वो सच कहती होगी। पर कभी कभी मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है, और मैं अम्मा को तसल्ली देती कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, एक दिन मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ निकालूंगी। वक्त गुजरता गया। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो फुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया। असल में मेरा रिश्ता मेरी फुप्पो के घर में बचपन से ही तय था, पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है और वो किसी सूरत अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। और अम्मा अब्बा खामोश हो गए। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, पर कहते हैं कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान उसे पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगता है। उसकी खूबियां, उसकी खामियां हमें सब बहुत प्यारी लगने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ था। मेरे मंगेतर शाहिद को वो लड़की पसंद आ गई थी जिससे उसको मोहब्बत हो गई थी, और फिर उन दोनों का निकाह हो गया। अब्बा ने पप्पू से कहा कि अगर तुम अपने बेटे को समझाती तो वो कभी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जाता। मेरी बेटी की खुशियां छीन कर तुमने किसी और की झोली में डाल दी हैं। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और वो खुद गुस्से से उठकर चली गई। जाते वक्त कहने लगी कि आप लोगों के पास देने को है ही क्या? जहाँ मेरे बेटे ने रिश्ता किया है वो लड़की अमीर घर से है। उनके घर दो दो गाड़ियां भी खड़ी हैं, नौकर चाकर सब कुछ है, और वो लोग लाखों का जहेज देंगे। तब अब्बा ने कहा कि आपा, तुम ऐसे कहो कि दौलत की लालच में रिश्ता किया है, इतने सालों की मोहब्बत को ठुकरा कर हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। पर तुम भूल गई कि मुखलिस रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अहम होते हैं। उसका एहसास तुम्हें तब होगा जब वक्त गुजर जाएगा। मैं बहुत रोती थी। अम्मा मुझे कहती थी कि जो चीज इंसान के नसीब में ना हो वो कोई न कोई वजह बनकर हमसे दूर हो जाती है। जिसके लिए आज तुम रो रही हो, देखना कल वो खुद तुम्हारे लिए रोएगा। बेहतर है कि उस शख्स को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस काबिल बनो कि तुम्हारी फुप्पो को खुद एहसास हो उन्होंने क्या कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो रिश्ता मैंने खुद नहीं किया था। क्या जरूरत थी आप लोगों को बचपन में मेरा रिश्ता तय करने की? कॉलेज में मेरी सभी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, और मोहल्ले से जब गुजरती हूँ तो मोहल्ले वाले बातें सुनाते हैं, इसलिए मुझे रोना भी आता है। तब अम्मा ने कहा कि ये दुनिया हर कमजोर इंसान का मजाक बनाती है, और जब तुम ताकतवर बन जाओगी तो यही दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। इन लोगों का क्या है, जैसे ही कोई और नई बात मिलेगी पुरानी को भूल जाएंगे। तुम परेशान मत हो। वक्त अपनी स्पीड से गुजरता गया।
मेरे कजन ने शादी कर ली थी, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, पर मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है। मेरे अब्बा भी स्कूल टीचर थे और हम घर के 3 अफराद थे। हमारा इतना खर्चा भी नहीं था और मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए पहले मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए तो खाला मेरा रिश्ता मांगने के लिए हमारे घर आई और अब्बा से मेरा हाथ मांगा और अब्बा कुछ सोच में पड़ गए। अम्मा ने कहा कि मेरी बहन को खाली हाथ मत लौटाएं। जब अब्बा ने कहा कि मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता जो बहुत साल पहले की थी, जब तक फातिमा की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती मैं तब तक कोई फैसला नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को फिर से किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर मेरी बेटी को कोई और लड़का पसंद हुआ तो मैं उसकी वही शादी करूंगा। मेरी बेटी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, दुखों का सामना किया है। हमारे हालात तो अब बेहतर हुए हैं, इससे पहले तो एक वक्त का खाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। तब खाला ने कहा कि भाई साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप एक बार फातिमा से पूछ लें, फिर फैसला कीजिएगा। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगी। और जब अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि खाला का बेटा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और लड़कियों के साथ फ्रॉड करता था, मगर अम्मा को अपने भांजे से बहुत मोहब्बत थी। अम्मा ने कहा कि लड़के शादी से पहले ये सब कुछ करते हैं, तुम इतनी छोटी बातों को मत सोचो। मैंने कहा अम्मा, ये छोटी बात नहीं है। जिस इंसान को बाहर हर आती जाती खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने की आदत हो, उसको प्यार में फंसाकर उसका फायदा उठाता हो, मुझे ऐसे किसी भी इंसान से ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझसे उसके मुतालिक कोई बात करे। खाला का बेटा पैसे वाला था, पर वो अपनी हद से आगे बढ़ चुका था और मैं किसी ऐसे घटिया किरदार वाले इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था। मेरा रिजल्ट आया तो अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अब्बा को देखकर और अपने टीचर्स को देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी टीचर बनूं। जब खाला को रिश्ते से इनकार कर दिया तो खाला का बेटा यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मेरा रास्ता रोक कर कहने लगा कि मुझे लगता है या तो तुम किसी और को पसंद करती हो या तो अभी तक अपने मंगेतर को भूली नहीं हो जो मुझ जैसे लड़के को इनकार कर दिया। लड़कियां तो मुझ पर मरती हैं और एक तुम हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बहुत से लड़के लड़कियां हमारी बातें सुन रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मैंने कहा कि तुमने जो समझना है समझ लो, मैं तुम जैसे घटिया और आवारा इंसान के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दोबारा कभी मेरा रास्ता रोका या मुझसे मुखातिब होने की कोशिश की तो ये याद कर लेना कि मेरा बाप कौन है और मैं वहां से चली आई। असल में मेरे अब्बा पूरे खानदान में गुस्से और गैरत की वजह से बहुत मशहूर थे, पर घर में सबके सब बहुत रहम दिल और मोहब्बत करने वाले थे। अब्बा कहते थे कि इंसान को अपना मेयार बनाकर रखना चाहिए, उसका एक ऐसा किरदार होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी हमसे मुखातिब होने के लिए 100 बार सोचे। और एक लड़की को चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो सख्त लहजा अपनाए। किसी भी अजनबी से मुखातिब हो तो वो लहजे से ये जान ले कि ये लड़की कैसी है, ताकि वो अपने दायरे में रहे। अब्बा ने मुझे बहुत मजबूत बनाया था और यही वजह थी कि मुझे अब बाहर के लोगों से डर नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब अब्बा ने मेरे लिए गाड़ी खरीदी। मुझे खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, और मैं अब्बा के गले लगकर रोने लगी। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत हो चुकी है कि वो अपनी बेटी को गाड़ी खरीद कर दे सकता है ताकि मेरी बेटी अपनी कार पर यूनिवर्सिटी आई जाए, ऐसे बसों और रिक्शों में धक्के ना खाने पड़े। और फिर मैं जिशान से कार चलाना सीखने लगी। जिशान मेरे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ता था, वो कभी अब्बा का स्टूडेंट रह चुका था। अब्बा ने जिशान से कहा था कि वो मुझे कार चलाना सिखाए, इसलिए वो बड़ी तवज्जो से मुझे कार चलाना सिखा रहा था। उन दिनों हम दोनों फ्री थे, इसलिए मेरा सारा ध्यान अपनी कार पर था। अम्मा कहती कि जल्दी से सीख लो ताकि मुझे भी जब बाजार जाना हो तो तुम लेकर जाना। पहले शुरू में अब्बा को साथ लेकर जाती थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता था ऐसे जिशान के साथ अकेले जाना, मगर जब अब्बा ने कहा कि वो मेरा तालिब इल्म रह चुका है और एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, पिछले 16 सालों से
मैं ज़ीशान को जानता हूँ, उसके अब्बा के साथ भी मेरी बहुत दोस्ती है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर जाओ। और ऐसा ही था, ज़ीशान सिर्फ काम की बात करता था और कभी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के साथ एक मेडिकल स्टोर पर काम भी करता था। बहुत खुददार इंसान था। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दूसरों को बहुत इज्जत देता था। मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ चुकी थी। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी जब टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और किस्मत से मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई। अब्बा कहते कि आज के दौर में बगैर किसी रिश्वत और सिफारिश के जॉब का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग जो पहले मुझे बातें सुनाते थे, मंगनी टूटने के ताने दिया करते थे, वही लोग कहते तुम्हारा कजन तुम्हारे काबिल नहीं था, अच्छा हुआ जो ये रिश्ता खत्म हो गया। जबकि मैं उन लोगों को भूल चुकी थी। फुप्पो साल बाद हमारे घर आई थी। अब्बा से माफी मांगी तो अम्मा ने कहा कि वो आपकी बहन है, आप उन्हें माफ कर दें, जो हुआ उसे भूल जाएं। और अम्मा के कहने पर अब्बा ने अपनी बहन को माफ कर दिया। तब फुप्पो ने बताया कि उसने बहुत गलत किया था, अब मेरा बेटा पछता रहा है। उसकी जिंदगी जहन्नम हो गई थी, इसलिए उसने किसी की परवाह नहीं की और अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तो मैं उसे कब से कह रही थी कि इस रिश्ते को खत्म करो, पर शुक्र है कि उस लड़की से जान छूट गई। उस लड़की ने तो मेरे बेटे को गुलाम ही समझ लिया था। और फिर फुप्पो कहने लगी कि भाई साहब, खुशी का मौका है, फातिमा को जॉब भी मिल गई है, क्यों न जो गलती पहले की थी अब उसको सुधार लिया जाए। तो अब्बा ने कहा कि बेहतर होगा कि यही चुप हो जाएं, इस बात को आगे मत बढ़ाएं। फुप्पो जब से आई थी हमारे घर को देखे जा रही थी। वक्त तो कभी भी बदल सकता है, हमारा भी बदल चुका था, पर मैंने एक बात सीख ली थी, आप क्या हैं और कैसे इंसान हैं। अब लोग ये नहीं देखते, लोग सिर्फ जाहिरी चीजों को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, और इसी वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शादियों की उम्र गुजर जाया करती है। काश लोग बेटी वालों की मजबूरी भी समझ जाएं, पर पता नहीं ऐसा कब होगा। अब्बा ने फुप्पो से कहा कि आपने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, इससे आगे मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। और फिर फुप्पो ने अब्बा के पांव पकड़ लिए। तब अब्बा ने कहा कि बहनें ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगती, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं बहुत मजबूर हूँ। तब फुप्पो ने कहा कि मुझे अब रिश्तों की समझ आ गई है, अगर आपने मुझे दिल से माफ किया होता तो मेरे हाथ में फातिमा का हाथ जरूर दिया होता। तब अब्बा ने कहा कि मैं फातिमा का रिश्ता कर चुका हूँ, बस जैसे ही लड़के की नौकरी लगेगी मैं शादी कर दूंगा। मुझे अपनी जुबान से फिरने की आदत नहीं है, जब दिल करे आए, ये आपका घर है, पर दोबारा कभी फातिमा का नाम मत लीजिएगा। और फुप्पो चुप कर वापस चली गई। अम्मा ने पूछा आपने फातिमा का रिश्ता कहाँ कर दिया। तब अब्बा ने कहा ज़ीशान के अब्बा आए थे मुझसे बात करने, तो मैंने हाँ कर दी। ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है और बहुत जल्द उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अब्बा ने मेरा निकाह ज़ीशान से कर दिया। ये सच था, ज़ीशान मुझे अच्छा लगने लगा था, पर मुझे डर लगता था, मोहब्बत मुझे रास नहीं है, न जाने क्या हो। और निकाह से 2 दिन पहले मेरी फुप्पो का बेटा आया, मेरे सामने बहुत रोने लगा और कहने लगा कि तुम इनकार कर दो, तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगा। और मैं उसे ये कहकर आगे बढ़ गई थी कि जिस इंसान के नजदीक पैसा अहम हो, जो रिश्तों की अहमियत ना जानता हो, उस इंसान से मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती। मेरा निकाह ज़ीशान से हो गया था। मैं बहुत खुश थी जब मुझे पता चला कि मेरी जॉब शहर से दूर एक गांव में लगी है। अम्मा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो गांव शहर से काफी दूर था और आने जाने में बहुत वक्त लगता था। ज़ीशान ने मुझे कहा कि देख लो, इधर निकाह हुआ है और उधर तुम कितनी दूर जा रही हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तब मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, भरोसा रखना चाहिए, और मैं कौन सा किसी दूसरे मुल्क जा रही हूँ, इसी शहर में तो हूँ। ज़ीशान ने उसी गांव में मेरे रहने का इंतजाम करवा दिया था। ज़ीशान बहुत पहले से मुझे पसंद करता था। उसके बाबा पहले भी रिश्ता मांगने आए थे, और जब अब्बा ने बताया कि उसका रिश्ता फुप्पो के घर तय है तो वो चुप हो गए थे। और जब उनको मेरा रिश्ता खत्म होने का पता चला तो ज़ीशान के बाबा ने खुद ही अब्बा से बात की थी। तब अब्बा ने घर में किसी को नहीं बताया था और हाँ कर दी थी। और आने वाले वक्त में ज़ीशान मेरे लिए बहुत अच्छा हमसफर साबित हुआ था। अम्मा अब्बा मुझसे मिलने आते रहते थे
अब्बा कहते थे कि मैंने बात की हुई है, उम्मीद है बहुत जल्द तुम्हारा ट्रांसफर शहर के किसी स्कूल में हो जाएगा। मैं स्कूल जाने लगी। बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, पर वो छोटे बच्चे नहीं थे, 9वीं 10वीं के बच्चे थे। और एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी, वो हर वक्त मुझे देखती रहती और अक्सर रोया भी करती थी। एक दिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब वो रोते हुए कहने लगी कि टीचर, मेरी माँ को मेरे बाप ने मार दिया है और उसकी कब्र हमारे घर में ही है। मैं रोज ख्वाब में उस कब्र को देखती हूँ, उस कब्र में आप होती हैं। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैंने मौलवी साहब को बुलवाया और उसकी माँ की कब्र वापस खुदवाई। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस कब्र में उस बच्चे की माँ, जो बिल्कुल मेरे जैसी थी, वो दफन थी और उसके मुर्दा वजूद को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। और यकीनन वो बहुत नेक औरत थी। घर के सहन में 2 कब्रें थी, एक उस बच्चे की माँ की और एक उसके बाप की। और उस लड़की को देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसका चेहरा चूमने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरी भांजी है। तो तब वो मुझे कहने लगी कि मैं जानती थी कि आप मेरी खाला हैं। अम्मा ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि उनकी एक बहन भी है, पर वो कभी आपको तलाश नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मा अब्बा को फोन करके उसी जगह आने का कहा था और कुछ देर में उस घर में अम्मा के रोने की आवाजें आ रही थी और अब्बा भी रो रहे थे। और जो बूढ़ी औरत पास खड़ी थी, अम्मा ने उससे कहा कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, मगर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तुमने दोस्ती का मान खो दिया, मुझसे इतने साल मेरी बेटी को दूर रखा, और आज अगर वो मुझे मिली थी तो उसको गले लगाना भी नसीब नहीं हुआ। मेरे अब्बा अम्मा को तसल्ली देने लगे, कहने लगे कि इस बेटी का सुख कभी हमारे नसीब में नहीं था। 14 साल लड़की जिसका नाम मरियम था, अम्मा उसको अपने गले से लगाकर रोती रही थी। कभी उसका चेहरा चूमती तो कभी उसके हाथों को चूमती। और वो बूढ़ी औरत जो अम्मा की दोस्त थी, वो आज से कई साल पहले एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अम्मा के पांव पकड़ लिए, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तब वो कहने लगी कि मैं उस वक्त बहुत मजबूर थी। जब शादी के इतने साल भी मेरी औलाद ना हुई तो मेरे शोहर ने कहा था कि अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। और मेरी सास भी दिन रात मुझे बांझपन के ताने देती थी। वो कहती थी कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती, बेहतर है कि खुद अपने शोहर की दूसरी शादी करवा दो। और ये मुझसे नहीं होता था। मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती थी, सबसे लड़ झगड़ कर उससे शादी की थी। और कहते हैं कि अगर किस्मत साथ ना दे तो महल में रहने वाली शहजादियां भी मट्टी में रुल जाया करती हैं। उसने कहा कि मेरा शोहर भी इसी वजह से मेरी इज्जत नहीं करता था। और फिर शादी के 5 साल बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। सब बहुत खुश थे। इत्तेफाक से तुम भी उन दिनों उम्मीद से थी। हम दोनों की डिलीवरी भी एक ही दिन हुई थी। मेरी बेटी पैदा हुई तो वो मुर्दा थी, और ये बात एक दूसरी नर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने उससे कहा कि कुछ करो वरना मेरा शोहर मुझे छोड़ देगा। तब उसने कहा कि तुम्हारी दोस्त की 2 बेटियां हुई हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बच्ची वहां रख आती हूँ और उसकी उठा कर ले आती हूँ। मैंने कहा ये जुल्म मत करो। तब वो कहने लगी कि सोच लो, तुम्हारा शोहर और सास बाहर बैठे हैं। तब तलाक के डर से मैं खुद गर्ज हो गई थी और तुम्हारी बेटी को उठा लिया और अपनी मुर्दा बच्ची तुम्हें दे दी। ये सोचकर एक बेटी तो हमारे पास मौजूद है। मेरी सास और मेरा शोहर बहुत खुश थे। उसके बाद मेरा शोहर मेरा ख्याल रखता। वो कहता कि मेरी बेटी मेरी दुनिया है और अब अपनी बेटी की खातिर कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब मेरी सास भी खामोश हो गई थी। मेरा शोहर भी बहुत खुश था, मेरी हर बात मानता था। पर मेरा जमीर मुझे मलामत करता। जब तुम्हें रोता देखती, कई बार सोचा कि तुम्हें सब बता दूं, मगर हिम्मत ना हुई। और फिर एक दिन तुम्हें कुछ बताए बगैर हर राब्ता खत्म करके दूसरे शहर चली गई। पर ये सच है कि मैंने तुम्हारी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो बिल्कुल तुम्हारी आदत की मालिक थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारा अक्स थी और फिर उसे किसी से मोहब्बत हो गई। मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ ना हो। मेरा शोहर एक एक्सीडेंट में मारा गया। मेरे पास मेरी एक बेटी का सहारा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटी मोहब्बत में कुछ नहीं रखा होता। मुझे बहुत डर लगता है। तब वो कहती कि अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपने खुद मोहब्बत की शादी की है और मैं भी मोहब्बत की शादी करूंगी। मैंने खुद देखा है कि अब्बा कितना ख्याल रखते थे आपका।
और मैं अपनी बेटी को सच्चाई बताकर उसकी नजरों में उसके मरहूम बाप को इतना गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए इस रिश्ते के लिए मान गई। मगर लड़का गांव का रहने वाला था। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम गांव में कैसे रहोगी। तब मुझे कहने लगी कि अम्मा, रिश्तों में मोहब्बत होना जरूरी है। अगर मोहब्बत ना हो तो महल में रहने वाले भी तन्हा रह जाते हैं। और फिर मैंने उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से कर दी। वो दोनों बहुत खुश रहा करते थे और मुझे भी यही इस घर में अपने साथ ले आए। उस लड़के की माँ फौत हो चुकी थी और एक बहन थी जो ब्याह के दूसरे मुल्क जा चुकी थी। मैं हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं करती। उसका शोहर बहुत अच्छा था, उसका बहुत ख्याल रखता था, मुझे भी अपनी माँ की जैसी इज्जत दिया करता। और जिस दिन मेरी बेटी उम्मीद से हुई, मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मैं घंटों शुक्राने के नवाफिल अदा करती थी। मेरे रब ने मुझे मेरी औकात से कहीं ज्यादा दिया था। और उस दिन मैं ये बिल्कुल भूल चुकी थी कि उस बच्ची को मैंने जन्म नहीं दिया था, बल्कि मैंने उसे चुराया था। और फिर जब उसके घर में बेटी पैदा हुई तो वो रोई और मुझे कहती कि अम्मी, शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है। वो एक पल भी अपनी बेटी मरियम को खुद से दूर ना करती। मरियम के बाद मेरी बेटी दोबारा मां नहीं बन सकी। मैं उसे समझाती, शुक्र करो अल्लाह ताला ने एक बेटी तो दी है। तुम शहर जाकर अपना इलाज करवाओ, क्या पता फिर से औलाद हो जाए। वक्त गुजरता गया, मरियम बड़ी होती गई। जब वो 8वीं जमात में थी तब वो शहर गई तो उसने फातिमा को देख लिया और घर आकर मुझे कहने लगी कि अम्मी, आज मैंने शहर में बिल्कुल अपनी जैसी लड़की को देखा है। अब वो रोज मुझे यही बात कहती, जैसे उसे कोई शक हो गया हो। एक दिन मेरी बेटी हिना की दुनिया उजड़ गई, उसके शोहर की मौत हो गई और इसी गम में वो भी बीमार रहने लगी। मुझे कहने लगी कि अम्मी, मेरी कब्र भी इसी सहन में मेरे शोहर के साथ बनाना, मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। और फिर एक दिन मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। वो हकीकत जानकर कहने लगी कि मैंने आपको माँ समझा है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास अब वक्त नहीं रहा कि मैं अपने माँ बाप के पास जा सकूं। और उसी वक्त तकरीबन आज से 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे इसी घर के सहन में दफना दिया गया। और एक दिन स्कूल में मरियम ने फातिमा को देख लिया। वो मुझे कहती थी कि नानी, आज माँ को स्कूल में देखा है, वो हमें पढ़ाती हैं। जब स्कूल जाकर मैंने पूछ की तो पता चला कि किस्मत फातिमा को उसकी बहन के पास ले आई है। पर अफसोस, उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। वो औरत अम्मा को सब कुछ बताकर रो रही थी और हम सब भी रो रहे थे। अम्मा को चैन नहीं आ रहा था। ज़ीशान ने अम्मा को बहुत मुश्किल से संभाला और हम सब वापस घर को लौट आए थे। और वो औरत हमारे साथ नहीं आई थी। उसने कहा कि उसे यही अपनी बेटी के पास ही रहना है और मैं अपनी भांजी को वहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी। अम्मी की तो उसमें जान बस गई थी। कुछ माह बाद मेरी रुखसती हो गई। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। आज भी मैं अपनी बहन की कब्र पर जाती हूँ और अम्मा अब्बा को भी साथ ले जाती हूँ। मरियम जवान हो चुकी है, वो अब कॉलेज में पढ़ती है और वो औरत जो उसकी पहली नानी थी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। आज भी मैं अपनी बहन को याद करके बहुत रोती हूँ। मरियम को देखती हूँ तो मुझे अपनी बहन याद आ जाती है। अम्मा अब्बा कहते हैं कि उन्हें मरियम की शक्ल में अपनी बेटी मिल गई है।